हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू इनकम टैक्स। आज हमारा इनकम टैक्स का 6th क्लास है। आज इस क्लास में हम बात करेंगे जो हमने सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन देखे थे कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ ए पर्सन इज चार्जेबल टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यही तो आपको बताया गया था। उस रूल का आज हम एक्सेप्शन लेके बात करेंगे ताकि हमें ये भी पता लगे कि कुछ जगह ऐसा भी होता है जहां पर जिस साल इनकम अराइज हुआ, जिस प्रीवियस ईयर में इनकम अराइज हुआ उसी प्रीवियस ईयर में उसका टैक्स देना पड़ता है, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर की वेट नहीं किया जाता। ऐसा कौन सी जगह है, इसी को हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 4 में हमने क्या पढ़े थे, वो एक बार याद कर लो। क्या पढ़े थे हम लोगों ने कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर of a person is chargeable to tax in the assessment year। यही तो पढ़ाया गया था आपको। यानी प्रीवियस ईयर में हमने जो इनकम किए थे उसके ऊपर हम टैक्स कब देते हैं, असेसमेंट ईयर में। इसीलिए प्रीवियस ईयर को हमने इनकम ईयर बोले थे, असेसमेंट ईयर को हमने टैक्स ईयर बोले थे। बिल्कुल सही, आपको याद आ गया। तो ये जो आपने पढ़े थे सेक्शन 4, आज उसी का ही हम एक्सेप्शन लेके बात करेंगे। यानी पहले एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे अगर मेरा प्रीवियस ईयर 2019-20 है तो मेरा असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा, 2020-21। यही तो है ना। तो ये मेरा प्रीवियस ईयर या इनकम ईयर था और ये मेरा असेसमेंट ईयर यानी टैक्स ईयर हो गया, जहां पर हम टैक्स का पेमेंट करते हैं। यही तो होता है ना। इसी का एक्सेप्शन हम देखने वाले, यानी जिस साल इनकम हुआ 2019-20 में इनकम हुआ, टैक्स भी उसी साल ही देना है 2019-20 के अंदर। 2020-21 में इनकम हुआ तो उस साल भी टैक्स उसके ऊपर उसी साल में ही देना है 2021 के अंदर। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। इसी को हम बोलते हैं एक्सेप्शन। किसको बोलते हैं एक्सेप्शन, जब उसी साल की इनकम उसी साल में टैक्स देना पड़ रहा है। उस साल की इनकम में नॉर्मली नेक्स्ट ईयर टैक्स होता है ना। जब नेक्स्ट ईयर की जगह आप उसी साल टैक्स देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन। हम एक्सेप्शन लेके बात करने वाले हैं, तो आप लोग इसको लिख लो। तो एक्सेप्शन में क्या होगा, इनकम अराइज, जो साल में इनकम अराइज हुआ उसी साल में उसका टैक्स देना है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन, है ना। उसी को लेके हम बात करने जा रहे हैं। आप एक बार इसको लिख लो पहले फटाफट से, जल्दी से लिख लिया आप लोगों ने। तो चलो अब एक एक करके एक्सेप्शन लेके बात करना स्टार्ट करते हैं। इसको ये कर देते हैं हम, ये हमें समझ में आ गया। तो इनकम ऑफ 1920 इज चार्जेबल टू टैक्स 2021, वो तो नॉर्मल। और एक्सेप्शन में क्या होगा, चार्जेबल टू टैक्स 1920 आल्सो, उसी साल में टैक्स चार्ज हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम एक एक करके हम एक्सेप्शन लेके डिफाइन करेंगे। सबसे पहला जो हम एक्सेप्शन बात करेंगे वो है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। कोई नॉन रेसिडेंट जो शिपिंग बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, बाहर से जहाज लेके हमारे देश के बंदरगाह में आते हैं, सामान खाली करते हैं और यहां से सामान लोड करके या ह्यूमन बींग्स लोड करके किराया लेके फिर उनको अपने जहां जाना है वहां लेके जा रहे हैं। तो जानते हो, जब वो जहाज हमारे बंदरगाह में आके रुकेंगे और यहां से सामान को लोड करेंगे या यात्री ले जाएंगे, चाहे कुछ भी कर रहे हो, उनका जितना भी ग्रॉस कलेक्शन होगा उसके ऊपर टैक्स उसी साल उस जगह पर देके फिर उनको बंदरगाह छोड़ने का परमिशन मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। यानी क्या हो रहा है, इनकम जिस साल हुआ टैक्स भी आपका उसी साल हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं शिपिंग बिजनेस एक्सेप्शन, है ना। ऑफ नॉन रेसिडेंट
अब ये नॉन रेसिडेंट क्या है ये हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट एज पर सेक्शन 172 यही बोलता है कि ये शिपिंग बिजनेस जो नॉन रेसिडेंट अगर उसमें युक्त होता है तो जब पोर्ट में, इंडिया के पोर्ट में कोई भी वो इनकम करेगा उस इनकम के कम से कम गलत बोल दिया, उस इनकम के 7.5% 7.5% पहले वहां पर टैक्स के रूप में जमा कराएगा उस बंदरगाह में। टैक्स के रूप में जमा कराने के बाद ही इंडिया का पोर्ट उसको छोड़ने दिया जाएगा। यानी जिस साल इनकम हुआ उसी साल ही उनको टैक्स देना पड़ रहा है। ये कौन सी सेक्शन के हिसाब से? सेक्शन 172 के हिसाब से। समझ में आ गया आपको? तो शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि नॉन रेसिडेंट अगर शिपिंग बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है और अगर वो इंडियन के पोर्ट के इनकम कर रहे हैं तो जिस साल वो इनकम कर रहे हैं उसी साल ही उसी इनकम के ऊपर उसको टैक्स देके जाना पड़ेगा। तो ये आपने देख लिए। नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारा सेक्शन 174 जिसको हम बोलते हैं पर्सन लिविंग इंडिया। पर्सन लिविंग मतलब छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या सर जैसे मैं घूमने जा रहा हूं तो वो छोड़ के नहीं जा रहा हूं क्या? बिल्कुल वो भी छोड़ के जा रहे हो बट वो टेम्पररी छोड़ के जा रहे हो, उसके लिए कोई कहानी यहाँ पर नहीं है। ये स्टोरी उनके लिए है जो परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है। अगर असेसिंग ऑफिसर, अब तुम बोलोगे सर बताएगा कौन मैं छोड़ के जा रहा हूँ? बिल्कुल सही, आप मत बताओ। अगर असेसिंग ऑफिसर को पता लगता है कि आप इंडिया छोड़ के परमानेंटली जा रहे हो तो उस केस में आपके ऊपर ये प्रोविजन लागू हो जाएगा, है ना। पकड़े गए तो, पकड़े नहीं गए तो अच्छी बात है फिर तो, ठीक है। तो अगर असेसिंग ऑफिसर को पता लगता है कि कोई पर्सन परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है तो उसके उस साल में जो भी उसने इनकम किया है एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर से लेकर जब वो छोड़ के जा रहा है तब तक जितना भी वो इनकम कर रहे हैं उसके ऊपर उसको टैक्स उसी साल ही चुकाना पड़ेगा। अगर उसी साल चुकाएगा तभी उसको छोड़ने दिया जाएगा, अदरवाइज वो इंडिया छोड़ के नहीं जा पाएगा। ऐसे और एक बात भी है जो 174A के अंदर आता है, इसमें बोला जाता है कोई भी एओपी, बीओआई या एजीपी फॉर्म फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, ये एज पर सेक्शन 174A है। क्या बोला गया है? बहुत बार आपने देखे हो ना मेला वगैरह कंसिस्ट होता है, जैसे जगन्नाथ जी का मेला हुआ तो वहां पर कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन मिलके क्या करते हैं, कुछ मेले का दुकान लगाते हैं या कुछ टाइप का वेंचर स्टार्ट करते हैं जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। जब तक वो प्रोग्राम रहेगा तब तक वो वेंचर रहेगा, प्रोग्राम खत्म तो वो वेंचर भी डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो वेंचर कंसिस्ट होता है उसके लिए भी यही सेम रूल है कि आप उस पीरियड में जितना इनकम करोगे उसका टैक्स आपको उसी पीरियड में देना पड़ेगा। उसी पीरियड में टैक्स दोगे तो छूट आपका लायबिलिटी खत्म, अगर नहीं देते तो फिर पेनल्टी वगैरह तो आपको पता ही होगा, है ना। तो वो भी बताएंगे, वो बताएंगे हम आगे क्लास में, पेनल्टी वगैरह भी इसमें बहुत ज्यादा ही है। तो सीधी सीधी बात है, तो उनके केस में भी जिस साल इनकम अराइज हुआ उसी साल ही उनका टैक्स देके खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए, असेसमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की वेट नहीं किया जाएगा। ये था किसके लिए? एओपी, बीओआई या एजेपी के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन आएगा, पहले अभी तक हमने जो जो बता दिया वो एक बार देख लो। सबसे पहले हमने बताया सेक्शन 172, इसमें हमने बोले शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, अगर नॉन रेसिडेंट कोई शिपिंग बिजनेस के साथ जुड़ा होता है तो उनके साथ क्या होगा। दूसरा मैंने बोला 174, अगर कोई पर्सन इंडिया परमानेंटली छोड़ के जा रहा है तो उनके लिए भी। तीसरा हमने बोले एओपी, बीओआई या एजेपी, अगर कोई पर्टिकुलर पर्पस में फॉर्म होता है एज पर सेक्शन 174 है तो उनको भी नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं करना है, जिस साल इनकम अराइज हुआ उसी साल में उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये था हमारा तीन। इसके बाद तीन के बाद चौथा जो हम बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार देखते हो कि बहुत सारे पर्सन इनकम, कोई प्रॉपर्टी से इनकम अगर उनको लगता है कि अपने हाथ में टैक्सेबल होगा तो उनको वो अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं। अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा कोई बात का कोई जिक्र हुआ या उनको पता लगा कि कोई पर्सन टैक्स को अवॉइड करने के लिए अपना प्रॉपर्टी को शिफ्ट कर रहे हैं, यानी
ट्रांसफर कर रहे हैं किसी और को, तो उसके लिए भी सेम कंडीशन, यानी लास्ट प्रीवियस ईयर के आपका एंड से लेके जब तक जिस दिन तक ट्रांसफर नहीं करते उस दिन तक जितना भी इनकम होगा उसके ऊपर टैक्स उसी साल ही उसी टाइम ले लिया जाएगा उनसे। समझ गए? तो ये भी एक कहानी है, पर्सन likely to transfer property to avoid tax as per section 175। तो सेक्शन 175 में क्या बोला? जो पर्सन जानबूझ के इनकम देख के जब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते किसी और पर्सन के नाम पे ताकि खुद के हाथ में टैक्सेबिलिटी अराइज ना हो, ऐसा अगर असेसिंग ऑफिसर को प्रतीत होता है या पता लगता है तो जिस दिन वो प्रॉपर्टी को उन्होंने ट्रांसफर किया उससे लेके प्रीवियस ईयर के एंड तक, जहां से प्रीवियस ईयर एंड हुआ मतलब 1/4 से लेकर नेक्स्ट जब तक हमने ट्रांसफर की है उस दिन तक जितना भी इनकम आपके पास हुआ है उस इनकम के ऊपर टैक्स आपको उसी साल देना पड़ेगा जिस साल आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तभी ट्रांसफर करने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं। समझ में आ गया? तो ये था हमारा पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स एज पर सेक्शन 175। नेक्स्ट हम बात करेंगे 176 जो हमारा डिसकंटिन्यूड बिजनेस के लिए होता है। बहुत बार आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिजनेस बंद कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बिजनेस बंद कर दिया कब? 1 दिसंबर को मान लो, तो 1 दिसंबर से पहले तो मैंने इनकम किया है ना? तो 1 दिसंबर को जब मैं बिजनेस बंद कर रहा हूं तो प्रीवियस ईयर के यानी 1 अप्रैल से लेकर 1 दिसंबर तक जितना भी मैंने इनकम किया उसके ऊपर टैक्स मुझे उसी साल देना पड़ेगा, तभी क्लोजर या स्टार्ट ऑफ हो सकता है। समझ में? आप तो बंद कर दिए, दरवाजा बंद कर दिया, बस बंद हो गया, पर टैक्स आपको उसके ऊपर उसी साल देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। समझ गए? तो नेक्स्ट हमारा जो है सेक्शन 176 जिसमें हम बात करेंगे किसको लेके? डिसकंटिन्यूड बिजनेस एज पर सेक्शन 176। ठीक है, तो अगर डिसकंटिन्यूड बिजनेस होता है कोई तो उसके भी मैंने आपको दिखा दिया कि उसके लिए भी हमारा सेक्शन 4 की वेट नहीं करेंगे, हम सेक्शन 176 देखेंगे। क्या बोलेंगे कि जिस साल इनकम हुआ है आप उसी साल टैक्स दे दो। तो एक्सेप्शन में हमने 5 टाइप का एक्सेप्शन आपको यहाँ पर दिखाई है, टोटल 5 टाइप का एक्सेप्शन है। पहला हमने आपको बताया था शिपिंग बिजनेस फॉर नॉन रेसिडेंट अगर शिपिंग बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको भी जिस साल वो इनकम जनरेट कर रहा है उसी साल उसको टैक्स देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया 7.5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। वही जगह पर हमारा अगर कोई पर्सन पूरा इंडिया छोड़ के जा रहा है, परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो उसके ऊपर भी टैक्स उसको उसी साल ही देके जाना पड़ेगा। कोई एओपी, बीवाई या एजेपी अगर कोई पर्टिकुलर पर्पस के ऊपर बेस करके फॉर्म हो रहा है तो उसको भी वो जब तक वेंचर रहेगा तब तक रहेगा, वेंचर खत्म तो कहानी खत्म। तो सीधी सी बात, जिस साल वो वेंचर हुआ उसी साल उसका इनकम के ऊपर टैक्स उसी साल देना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है इनकम ट्रांसफर के डर से, मतलब इनकम के डर से अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है तो उसके ऊपर भी टैक्स उसी साल ही देना पड़ेगा। कोई डिसकंटिन्यूअस बिजनेस, मतलब बिजनेस अगर डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है प्रीवियस ईयर के दौरान, तो जब वो बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया गया और उस फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत से लेकर तब तक की इनकम के ऊपर टैक्स उसको उसी साल ही देना पड़ेगा। तो ये था हमारा 5 एक्सेप्शन जो हमने किसके ऊपर देखे, हमारा सेक्शन 4 के ऊपर। सेक्शन 4 में क्या होता था कि इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। उसी की जगह पर अब मेरा टैक्स प्रीवियस ईयर में ही हो गया, मतलब जिस साल मेरा इनकम अराइज हुआ टैक्स भी मेरा उसी साल में हो गया। तो ये था मेरा एक्सेप्शन। आप एक बार इसको लिख लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। तो आप लोगों ने इसको देख लिए, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक यानी सेक्शन 5 लेके बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम या इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इसी को लेके हम बात करने जाएंगे। पहले आप इसको इरेज कर दें हम। चलो, तो अब हम बात करने जा रहे हैं
सेक्शन 5 किसको लेकर, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, क्या की बात करेंगे, स्कोप ऑफ टोटल इनकम और इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अरे तुम लोगों के दिमाग में इनकम लेकर बहुत सारे क्वेश्चन घूम रहे होंगे। कुछ लोग ये सोच रहे हैं सर मैं अगर इंडिया का हूं बट मैं यूएसए में काम करता हूं, वहां से ही मुझे सैलरी रिसीव होता है, वही पर मैं सैलरी रिसीव करके फिर बाद में इंडिया भेज देता हूं, तो क्या अगर मैं उस सैलरी को वही रिसीव करूं तो क्या बाहर टैक्स देना पड़ेगा, अगर उसको इंडिया में रिसीव करूं कहाँ टैक्स देना पड़ेगा, तो बाहर की इनकम के ऊपर मुझे टैक्स देना है कि नहीं, कोई इनकम जो इंडिया में अराइज हुआ बाद में रिसीव मैं कहीं और जाके कर रहा हूं तो क्या उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, कोई इनकम जो अराइज इंडिया से बाहर हो रहा है बट रिसीव मैं बाद में इंडिया में जाके कर रहा हूं तो उनके भी क्या टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो आपके मन में संदेह आ रहा है इन सब का सॉल्यूशन है ये सेक्शन 5। सेक्शन 5 इन इंसिडेंस ऑफ टैक्स या स्कोप ऑफ टोटल इनकम आपको यही बताएगा कौन सी टाइप का इनकम किसके लिए टैक्सेबल होगा। ठीक है, कौन सी टाइप का इनकम किसके लिए टैक्सेबल होगा ये हम बात करेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम में या इंसिडेंस ऑफ टैक्स में। स्कोप ऑफ टोटल इनकम के हिसाब से यहां पर हमें मेनली 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। कोई पर्सन मतलब कोई इनकम किसी का हाथ में टैक्सेबल होगा कि नहीं ये बेस करता है मेनली 3 चीज के ऊपर। क्या क्या 3 चीज, सबसे पहला रेसिडेंशियल स्टेटस, ऑफ एसएससी। एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, अभी इसके बारे में मैंने आपको कोई बात नहीं किया, तो हम सेक्शन 6 में सीखेंगे। अभी सेक्शन 5 में पढ़ रहे हैं ना, तो सेक्शन 6 में हम ये सीखेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है। ठीक है, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। तो एक तो चीज बेस करेंगे किसके ऊपर, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी के ऊपर। दूसरा इनकम अराइज received deemed to be arise or deemed to be arise place, यानी प्लेस ऑफ इनकम। प्लेस ऑफ इनकम, प्लेस ऑफ इनकम यानी कहा एक्चुअली वो इनकम अराइज हुआ था, कहा वो रिसीव हुआ था। एक्चुअली माना जा रहा है कि कहा अराइज हुआ है या माना जा रहा है कि कहा रिसीव हो रहा है। ये माना जा रहा है क्या मतलब है, ये माना जा रहा है अभी हम समझाएंगे आपको कि माना जा रहा है मतलब क्या है। अभी बस इतना समझ के रखो कि अगर अराइज का प्लेस एंड रिसीविंग का प्लेस अगर इंडिया हुआ तो एक कहानी हमारे लिए रहेगा। ठीक है, और अगर बाहर रहा तो वो क्या कहानी होगा वो भी हम यहां पर देखेंगे। यानी पहला पॉइंट आपका रेसिडेंशियल स्टेटस था, दूसरा आपका था अराइज और रिसीव्ड ऑफ सच इनकम, यानी प्लेस, किस प्लेस में आप वो इनकम रिसीव कर रहे हो। तीसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा वो है पॉइंट ऑफ टाइम एट विच द इनकम arise or received by him or on behalf of him, कब वो इनकम रिसीव्ड हुआ था। कब, एक तो था प्लेस, तीसरा क्या हो गया टाइम। टाइम मतलब आप ये तो थोड़ी ना समझ रहे हो कि 12 बजे बोल रहा हूँ या 10 बजे बोल रहा हूँ या 11 बजे बोल रहा हूँ, नहीं, मैं वो टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर टाइम का मतलब फर्स्ट रिसिप्ट या आप रिसीव करने के बाद में रेमिट कर रहे हो तो उस इनकम की बात चल रहा है। एक्चुअली आप हमेशा ध्यान रखना, अगर इनकम आप डायरेक्टली अपने हाथ में रिसीव कर रहे हो तो वो आपके लिए टैक्सेबल होता है। अगर आप इनकम रिसीव करने के बाद किसी और को दे देते हो तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल होता है, जिसको रिसीव हो रहा है उसके हाथ में वो टैक्सेबल नहीं होता। वही जगह पर अगर आप इनकम रिसीव करने से पहले आप इनकम को छोड़ देते हो, किसी और को ट्रांसफर कर देते हो तो वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होता, उसको हम फॉरगोइंग ऑफ इनकम बोलते हैं।
ठीक है। जैसे बहुत सारे आपने सुने होंगे, बहुत सारे मुख्यमंत्री वगैरह, सीएम वगैरह क्या करते हैं, अपने इनकम का एक फिक्स्ड पोर्शन क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं। अपने रिसीविंग से पहले वो इनकम को दान कर देते हैं। कोई कोई तो ऐसा है कि 100% ऑफ इनकम सब वो क्या कर देते हैं, दान देते हैं। तो जितना भी इनकम उन्होंने पूरा दान दे दिया, जिनके ऊपर कभी उनका हक नहीं रहेगा ना है, तो ऐसे इनकम को क्या बोलते हैं, फॉरगोइंग ऑफ इनकम। तो फॉरगोइंग ऑफ इनकम होता है तो उसके ऊपर कोई टैक्सेबिलिटी रिसीवर का अराइज नहीं होता। मतलब जो जिसका इनकम है उसके ऊपर उसको टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होता। वही जगह पर किसी का तलाक हो गया मान लीजिए, जब वो इनकम रिसीव कर रहे हैं मान लीजिए 1 लाख रुपए, उसका 50% अपने पत्नी को देना है, तो 50% जो दे दिया उन्होंने वो रिसीविंग के बाद दिया है ना, इसीलिए वो 1 लाख के ऊपर टैक्सेबिलिटी किसका है, वो पति का है। बट हाँ, इसमें एक कहानी और है, अगर तलाक के कहानी में हुआ है तो कहानी दूसरी है, और अगर अलग सेपरेट रहने के तलाक के शर्त में हुआ है तो अलग कहानी है, और सेपरेट ना रहने के वजह से वैसे ही अगर तुम ट्रांसफर कर रहे हो इनकम तो भी एक कहानी है। वो कैसे है तो हम बाद में आगे सेक्शंस में बात करेंगे। तो बस ये जान के रखो तुम कि यहाँ पर टाइम मतलब वही बता रहे हैं कि आप पहले रिसीव कर रहे हो, पहले रिसीव करके बाद में रेमिट कर रहे हो, ऐसी इनकम है, या फिर इनकम रिसीविंग करते टाइम आप किसी को फॉरगो कर रहे हो, वो सब भी आपको यहाँ पर देखना है। यानी एक पर्सन के लिए कोई इनकम टैक्सेबल है के लिए मेनली 3 चीज के ऊपर बेस करता है। एक तो पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा प्लेस ऑफ इनकम, कहां पर वो इनकम अराइज हो रहा है, रिसीव हो रहा है, डीम्ड अराइज हो रहा है, डीम्ड रिसीव हो रहा है। तीसरा पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये 3 चीज के ऊपर बेस करता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम या इंसिडेंस ऑफ टैक्स, कि एक इनकम एक पर्सन के लिए कब टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, ये इन चीज के ऊपर बेस करेगा, इन तीनों चीजों के ऊपर बेस करेगा। तीनों चीज को देखा जाता है तभी हम बोलते हैं कि कोई इनकम किसी लिए टैक्सेबल है या नहीं है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस लेके हम बात करेंगे। लेके बात करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस। पहले आप इसको लिख लो, तो ये आप लोगों ने लिख लिए। अब हम बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस लेके, किसके लेकर, रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, अब उसके बारे में बात करते हैं। देखो, कोई भी टाइप का पर्सन हो तो सबसे पहले देखना पड़ेगा ना, क्या वो इंडिया का रहने वाला है या इंडिया का रहने वाला नहीं है। आधार कार्ड कौन सा कहां का है उससे कोई मतलब नहीं है, पासपोर्ट कहां का है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब टैक्स के हिसाब से प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में कितना दिन था इसके ऊपर बेस करके, या बिजनेस का कंटिन्यूएशन कहां से होता है इसके ऊपर बेस करके देखा जाता है कि एक पर्सन इंडिया में टैक्स देने के लिए एलिजिबल है या नहीं। इसको हम बोलते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। क्या बोलते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस। अब रेसिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए हमें 2 चीज पहले जानना पड़ेगा। एक तो प्रीवियस ईयर, जिसको हम पीवाई बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मैंने क्या बोला था, असेसमेंट ईयर के जस्ट पिछला। इसके ऊपर हमने लिख दिया ए वाई, यानी असेसमेंट ईयर। अगर मेरा असेसमेंट ईयर 2020-21 है तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 2019-20। समझ में आ गया। और इससे पिछला जो होगा, इससे पिछला मतलब इससे पीछे जो होगा, तो एक तो आपका हो गया असेसमेंट ईयर, एक आपका हो गया प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर का जस्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर बोलते हैं। प्रीवियस ईयर के पीछे और पीछे अगर आप जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। क्या बोलते हैं, प्रीसीडिंग प्रीवियस, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं पीपीवाई, यानी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीसीडिंग मतलब उससे पीछे का प्रीवियस ईयर की बात किया जा रहा है। ठीक है, यानी जो प्रीवियस ईयर से पीछे होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर बोलेंगे, प्रीसाइडिंग प्रीवियस ईयर। ये मेरा असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर के जस्ट पिछला प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर से पीछे जितना भी ईयर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं तो मेरा असेसमेंट ईयर 2020-21 था, प्रीवियस ईयर 19-20 हो गया। इसके पीछे यानी 19 से पीछे जितना भी रह जाएगा, जितना भी आपका रह जाएगा वो सब हमारा क्या बोल के माना जाएगा, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर बोल के माना जाएगा। तो ये आपने समझ लिया, इसको मैं इरेज कर दूं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 को लेकर। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस लेके, बाद में एओपी, बीवाई, एचईएम, इन सब का भी हम एक एक करके रेसिडेंशियल स्टेटस बात करेंगे, है ना। तो रेसिडेंशियल स्टेटस
सेक्शन 6 सबसे पहले हम बात करेंगे किसको लेके, इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस। इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस मेनली 3 टाइप का होता है, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तीसरा नॉन रेसिडेंट। ये 3 ऑप्शन इसमें होता है। एक तो क्या लिखा मैंने, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड तीसरा आपका नॉन रेसिडेंट। बस ये 3 टाइप का रेसिडेंशियल स्टेटस होता है, किसके लिए, एक इंडिविजुअल के लिए। अब कैसे होता है ये चीज, इसमें हम बात करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर सिर्फ 2 कंडीशन देखेंगे, एक तो बेसिक कंडीशन, एक एडिशनल कंडीशन, और है ही 2 ही कंडीशन, आपको तीसरा कंडीशन की जरूरत नहीं है। तो चलो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका बेसिक कंडीशन। पहले आप इसके ऊपर लिख लो, फिर हम बेसिक कंडीशन लेके बात करते हैं। आपसे लिख लिया आपने, हटा दूंगा इसको। और इंडिविजुअल, इसमें 2 कंडीशन, एक तो बेसिक कंडीशन, दूसरा आपका एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन सेक्शन 6(1) के हिसाब से क्या बोला गया है कि रेसिडेंट या रिसाइड्स इन इंडिया फॉर 182 days ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा अगर इंडिया में रहा है तो। या फिर दूसरा कंडीशन, ये आपका ए, ये आपका बी। दूसरा कंडीशन क्या बोला गया, resides in India for more than or equals to 60 days during previous year and 365 days during 4 प्रीसाइडिंग प्रीवियस ईयर। यानी पिछले साल में तो स्टार्ट, या तो पहला कंडीशन क्या कि पिछले साल 182 दिन से ज्यादा इंडिया में स्टे किया था तो वो रेसिडेंट हो गया, या फिर दूसरा कंडीशन अगर 182 से कम होता है तो उस केस में देखा जाएगा क्या प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ऊपर इंडिया में था, साथ साथ में 4 प्रीसाइडिंग और इमीडिएटली प्रीसाइडिंग प्रीवियस ईयर में क्या 365 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में था। 4 प्रीसाइडिंग मतलब पिछले का मैंने आपको बताया था, यानी 4 प्रीसाइडिंग अगर बात करो, अगर मैं असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए बात कर रहा हूं तो प्रीवियस ईयर मतलब हो गया हमारा 2019-20। तो या तो 2019-20 में 180 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में था, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन अगर ये नहीं हो पाता तो दूसरा कंडीशन क्या है, प्रीवियस ईयर में यानी 19-20 में 60 या उससे ज्यादा और इसके 4 पिछला प्रीसाइडिंग पीरियड से। 4 मतलब एक तो तुम्हारा 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, ये 4 प्रीसाइडिंग प्रीवियस ईयर में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 365 डेज अगर स्टे किया था इंडिया में तो माना जाएगा कि बेसिक कंडीशन पूरा हुआ है। बेसिक कंडीशन पूरा होते ही उनको रेसिडेंट बोला जाता है। अगर बेसिक कंडीशन में से दोनों में यानी प्रीवियस ईयर में 182 दिन भी पूरा नहीं हुआ या फिर दूसरा कंडीशन प्रीवियस ईयर में 60 दिन ही पूरा नहीं हो रहा है
या फिर तीसरा कंडीशन के लिए 60 तो पूरा हो गया बट 4% में 365 पूरा नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या है, ये दोनों में से एक भी पूरा नहीं हो रहा है। अगर दोनों में से एक भी नहीं पूरा हो रहा है तो उनको बोला जाएगा नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, यानी वो इंडिया में रेसिडेंट नहीं, इंडिया में रेसिडेंट नहीं। इंडिया में रेसिडेंट नहीं होंगे तो फायदा क्या होगा, बाहर के इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स देने का कोई जरूरत नहीं है। जो इनकम बाहर अराइज हुआ है, बाहर रिसीव हो रहा है, उस इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर वो बिजनेस प्रोफेशन छोड़ के अदर किसी चीज में होता है। तो बिजनेस प्रोफेशन में होता है तो एक कंडीशन होता है, क्या वो उसका कंट्रोल या सेटअप इंडिया में है, अगर इंडिया से कंट्रोल या सेटअप होता है तो उस केस में टैक्स होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो आपने समझ में आ गया, वो भी नॉन रेसिडेंट के लिए तो कोई कहानी है ही, नॉन रेसिडेंट के लिए अगर इनकम बाहर ही अराइज हो रहा है, चाहे वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, कोई मतलब नहीं, उससे कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगा, बट रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। तो नॉन रेसिडेंट होने में ज्यादा फायदा रहता है लोगों को, इसीलिए लोग इसी कंडीशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। क्या करते हैं, अगर प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ऊपर रहे भी, मतलब 182 दिन के ऊपर रह गया तो रेसिडेंट हो जाएगा, तो इसी कारण से प्रीवियस ईयर में 180 दिन रह के घर चले जाते हैं। और हाँ, यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जिस दिन वो आए हैं उस दिन से लेकर जिस दिन वो जा रहे हैं उस दिन जितने बजे तक जा रहे हैं, अगर 12 बजे के बाद जा रहे हैं तो 12 बजे के रात को 12 बजे के बाद जब जाएंगे तो नेक्स्ट डे भी काउंटेबल हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया छोड़ के जाना मतलब इंडियन कोस्ट लाइन से 21 नॉटिकल माइल्स के बाहर, उसके बाद जो बाहर निकल जाएंगे तब वो काउंट होगा, सिर्फ अंदर तक रह रहे हैं उससे पहले तो वो भी काउंटेबल रहेगा कि वो इंडिया के अंदर है, ये ध्यान रखना। मतलब समुद्र में जाके बैठे रहोगे, आप सोच रहे हो कि हाँ मैं इंडिया में नहीं हूँ, समुद्र के अंदर रहता हूँ, तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो भी आप इंडिया में अगर कोस्ट लाइन के अंदर है तो आपको इंडियन रेसिडेंट बोल के माना जाएगा। तो आप समझ रहे ये बात को, प्रीवियस ईयर में 182 दिन इसके ऊपर, और या तो प्रीवियस ईयर में 60 दिन और पिछला 4% प्रीवियस ईयर में 365 दिन या उससे ऊपर अगर इंडिया में रहते हैं तो उनको क्या बोला जाएगा, रेसिडेंट। और अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो उसका बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। तो अगर इन ऊपर में से एक भी पूरा होता है, एनी वन ऑफ अबव, तो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा। सेटिस्फाइड लिख देता हूं ना ताकि तुम्हें ध्यान रहे, सेटिस्फाइड एनी वन ऑफ द, इफ नॉट सेटिस्फाइड तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा बेसिक कंडीशन जो हमें बताया गया है। अच्छा, इस बेसिक कंडीशन में एक और कहानी भी है, अगर कुछ स्पेशल कैटेगरीज है, कोई इंडियन ओरिजिन का बंदा है, कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पस में इंडिया छोड़ के जाता है, तो उसके केस में क्या होता है वो हम कल की क्लास में बात करेंगे हम लोग इसको लेके। तो उसमें क्या होता है, पहले एक रूल था, पहले ये था उनके केस में 182 दिन दिखाया था, कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पस में इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, कोई इंडियन ओरिजिन का बंदा है, तो अगर कोई इंडिया छोड़ के जा रहा है उनके केस में 60 डेज वाला कंडीशन नहीं दिखा, उनके लिए क्या दिखाया है 182 दिन। प्रीवियस ईयर में अगर वो 182 दिन से ऊपर इंडिया में था तो 182 दिन से ऊपर इंडिया में था तो वो इंडियन रेसिडेंट, अगर नहीं था तो नॉन रेसिडेंट बोल के माना जाता है। बट अब इस 2021 में एक चेंजेस है, क्या चेंजेस है उसी के बारे में हम कल बात करेंगे। ये हमारा फाइनेंस एक्ट 2020 में ये नया रूल आया था, जिस रूल में चेंजेस भी कर दिया गया, तो हम कल की क्लास में बात करेंगे। अभी इसको छोड़ो, अभी ये समझ में आ गया। अब इसमें से आपको क्या पता लग गया कि रेसिडेंट है कि नहीं। अगर वो रेसिडेंट हो गया, अगर वो रेसिडेंट हो गया तो अब देखना पड़ेगा क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं। अब उसके लिए हम देखेंगे हमारा ये सेकेंड हिस्सा जिसको हम बोलते हैं एडिशनल कंडीशन, जिसको हम बात करेंगे एज पर 66A के हिसाब से। एडिशनल कंडीशन 66A के हिसाब से, ठीक है। एडिशनल बेसिक कंडीशन हमने क्या देखे कि रेसिडेंट है या नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए क्या देखे थे, रेसिडेंट है या नहीं है, ये हमने बेसिक में देखे थे। अब हम बात करते हैं एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन में भी चेंजेस हुआ है, पहले मैं आपको पूरा रूल बताता हूं, फिर मैं आपको कंडीशन जो चेंजेस हुआ है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसमें एडिशनल कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन आपको ये बताया गया है कि रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 2 previous years during 10 preceding previous year। अब ये 2 की जगह 4 हो गया, ठीक है। इस फाइनेंशियल ईयर से यानी 2021 से ये चेंज होके अब 2 की जगह 4 हो चुका है, यानी 4 प्रीसाइडिंग प्रीवियस ईयर में अगर आप रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ एक दूसरा कंडीशन भी आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, मतलब दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा।
एक तो ये 10 में से 2 प्रिसाइडिंग प्रीवियस ईयर में आप क्या थे, रेसिडेंट है। दूसरा, स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज, 730 दिन ड्यूरिंग 7 प्रिसाइडिंग प्रीवियस, 7 प्रिसाइडिंग प्रीवियस ईयर में 730 दिन या उससे ज्यादा अगर आप इंडिया में स्टे किए थे, डिटरमाइन रिपोर्ट्स लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, तो हम क्या करेंगे, उसको रेसिडेंट बोलेंगे। बट हाँ, यहाँ पर ये दोनों कंडीशन पूरा करना पड़ेगा, यानी 10 में से 2, 7 में 730, दोनों कंडीशन पूरा हुआ। इफ बोथ आर सेटिस्फाइड, अगर दोनों सेटिस्फाइड हुआ तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोल के माना जाएगा। अगर दोनों में से एक पूरा नहीं आया, दोनों ही पूरा नहीं हुआ, तो उसको अदरवाइज क्या बोला जाएगा, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं। इनमें भी सुविधा है, मैं आपको वही बताऊंगा क्या सुविधा है। तो आपने देख लिए हमारा बेसिक कंडीशन क्या था, प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा, या तो दूसरा कंडीशन प्रीवियस ईयर में 60 से ज्यादा, और 4 प्रिसाइडिंग प्रीवियस ईयर में 365 या उससे ज्यादा। अगर होता है इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरा होता है तो उनको हम क्या बोलेंगे, रेसिडेंट। अगर रेसिडेंट हो गया तो मुझे चेक करना पड़ेगा क्या वो ऑर्डिनरी है या नहीं, मतलब रेसिडेंट हुआ तो, नॉन रेसिडेंट हुआ तो इसकी कोई मतलब ही नहीं, रेसिडेंट हुआ तो मुझे फिर फर्दर चेक करना पड़ेगा कि क्या वो एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एडिशनल कंडीशन में क्या बोला गया है, 10 में से 2 प्रिसाइडिंग प्रीवियस ईयर में आपका रेसिडेंट होना चाहिए। अब नया रूल के हिसाब से 10 में से 2 की जगह 10 में से 4 कर दिया गया, यानी 4 प्रिसाइडिंग प्रीवियस ईयर में उनको रेसिडेंट, 4 या उससे ज्यादा प्रिसाइडिंग प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट होना पड़ेगा। तब होगा तो उनको एक तो ये कंडीशन, तो उनको दूसरा कंडीशन पूरा करना पड़ेगा, और 7 में 730 दिन, 7 प्रिसाइडिंग प्रीवियस ईयर में 730 दिन या उससे ज्यादा अगर स्टे इन इंडिया होता है और दोनों कंडीशन आपका पूरा हो जाता है तो आपको क्या बोलेंगे, रेसिडेंट तो पहले ही थे, आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएंगे। दोनों में से एक भी पूरा नहीं हुआ या दोनों ही पूरा नहीं हुआ तो आपको क्या बोला जाएगा, रेसिडेंट तो बोला जाएगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट आप हो जाएंगे। तो ये हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस का पहला क्लास था, जो हमारा किसके लिए था, जो हमारा सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए था। आपको मैंने यही बताने की कोशिश की है कि इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस। तो अगर शॉर्ट में मैं बताऊं, शॉर्ट में एक बार इसको समरी कर देता हूं, स्टेटस फॉर इंडिविजुअल, 2 कंडीशन था, एक तो बेसिक प्रीवियस ईयर में पहला कंडीशन, प्रीवियस ईयर में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 182 दिन, या तो दूसरा कंडीशन प्रीवियस ईयर में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 डेज एंड 4 प्रिसाइडिंग प्रीवियस ईयर में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 365 दिन। हो गया, ये आपका बेसिक कंडीशन था। वही जगह पर एडिशनल कंडीशन बात करें, एडिशनल कंडीशन में क्या बोला, प्रीवियस 10 प्रिसाइडिंग प्रीवियस ईयर में से 2 या उससे ज्यादा में क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। अब ये नए रूल के हिसाब से 2 की जगह ये 4 हो गया, मैंने आपको ये बताया था। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन 7 प्रिसाइडिंग प्रीवियस ईयर में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 730 दिन, यानी 730 दिन उससे ज्यादा इंडिया में रहना पड़ेगा। अगर ये दोनों कंडीशन पूरा करेगा इसके साथ तो रेसिडेंट और रेसिडेंट, दोनों कंडीशन में से कोई एक पूरा नहीं आया, दोनों पूरा नहीं हुआ बट ये पूरा हो रहा है तो रेसिडेंट बट नॉट ऑन रेसिडेंट बोला जाएगा। और बेसिक कंडीशन अगर पूरा नहीं हो रहा है तो इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। तो कल इसके ऊपर हम और क्वेश्चन लेके बात करेंगे और बाकी डिस्कशन कल हम करेंगे। अगर आपको फिर भी समझने में कोई दिक्कत आया है तो डाउट सेशन में आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।